नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल GD क्लासेज 96 पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास के अंदर हम तत्वों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु संरचना का पूरी सीरीज क्लियर कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के परमाणु संरचना के संबंध में जितने भी वीडियो है आप अवश्य देख लें। आज की क्लास अपनी रहेगी तत्वों के वर्गीकरण में, और तत्वों के वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत कहाँ पड़ी। तो सुनिएगा, प्रकृति के अंदर आने वाले समय में और पीछे की अगर बात मैं कहूँ तो बहुत सारे तत्वों की खोज हो चुकी है, और उन तत्वों को सही व्यवस्थित तरीके से अलग अलग तत्वों का अध्ययन करना कठिन हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ, वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम इन तत्वों को किसी समूह में या किसी इस तरह व्यवस्थित किया जाए जिनके गुणधर्म किसी दूसरे तत्वों के साथ मिलते जुलते हो, तो क्या होगा कि अध्ययन में सुविधा रहेगी। तो अगर आपका प्रश्न यहाँ से आ जाए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सीधा का सीधा आपका जवाब होगा अध्ययन की सुविधा हेतु। प्रश्न आता है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, सीधा का सीधा आपका जवाब होगा अध्ययन की सुविधा हेतु। अध्ययन की सुविधा हेतु कहने का मतलब यह हुआ, तत्व ज़्यादा है और तत्वों की अलग अलग हम स्पेशल एक तरीके से उनकी गणना या हम कह सकते हैं अध्ययन नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि एक वर्ग में या किसी इस तरह व्यवस्थित किया जाए ताकि हमें क्या मिले, अध्ययन में सुविधा मिले, हमें भी मिले और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा रहे, और आने वाले नए तत्वों के लिए भी अलग अलग जगह बन सके, उनको भी कहीं किसी रूप में व्यवस्थित कर सकें। तो इसके लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। और वर्गीकरण करने के लिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 1817 की बात करूं, 1817-18 की साथियों बात करूं, तो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है डॉबरिनर। डॉबरिनर या इसको कहते हैं डॉबेराइनर। डॉबरिनर, और डॉबरिनर ने अपना एक लॉ दिया और इस लॉ का नाम है ट्रिपलेट लॉ। ट्रिपलेट लॉ हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं डॉबेराइनर का त्रिक नियम। क्या कहते हैं? डॉबेराइनर का त्रिक नियम या डॉबरिनर का त्रिक नियम, एक ही बात है। अब इसमें है क्या, सुनिएगा। डॉबरिनर ने अपना त्रिक नियम दिया। त्रिक का मतलब हुआ तीन तीन तत्वों का समूह बनाया, और उन्होंने कहा कि अगर मैं तीन तीन तत्वों का समूह बनाऊं, तीन तीन तत्वों का समूह, तीन तीन तत्वों का अगर मैं समूह बनाऊं और वो इस तरह के तत्व लूं जिनके गुणधर्म क्या है, समान। गुणधर्म क्या है, समान है। इस प्रकार के तत्वों का मैं क्या बना लूं, त्रिक बना लूं। ये बात किसने कही थी? डॉबरिनर ने कहा था। डॉबरिनर ने कहा कि जो तत्व है उनको मैं इस तरह व्यवस्थित करूं, तीन तीन के जोड़े बना लूं, और उन जोड़ों के गुणधर्म क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। इस तरह अगर व्यवस्थित करूं तो अध्ययन में क्या रहेगी, सुविधा रहेगी। ये किसकी राय थी? डॉबरिनर की राय थी। अब उन्होंने क्या किया, एक त्रिक बनाया। पहले बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पहला त्रिक तो यह बना लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पहला त्रिक हो गया। दूसरा इन्होंने एक लिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। एक त्रिक और बनाया था, वो बनाया था हैलोजन का और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इन्होंने दिया था त्रिक नियम। अब आपका सवाल होगा यहां से कि ये किस आधार पर इन्होंने त्रिक नियम दिया। ऐसी इन्होंने इन तत्वों के अंदर क्या खासियत देखी कि इनका जोड़ा इनके साथ बना दिया, कैल्शियम का जोड़ा इनके साथ बना दिया, और ये तीसरा जोड़ा अलग रख दिया। कहने का मतलब ये जो त्रिक नियम बनाया है, जो समूह बनाया है, इसके पीछे कारण क्या था, डॉबरिनर ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, ये हमें समझना बहुत जरूरी होगा। और इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने आपको
आपको जो बात बताई थी परमाणु भार के बारे में, तत्वों की पूरी परमाणु भार जितने भी है मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर एक सारणी के माध्यम से मैंने आपको समझा दिए हैं, वो आप वीडियो अवश्य देख लें ताकि तत्वों के परमाणु भार के बारे में कोई आपको कष्ट ना हो। अब मैं यहां पर ले रहा हूं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अब आप बताइएगा लिथियम का परमाणु भार कितना होता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के परमाणु भार यहां पर आप लिखो। लिथियम का परमाणु भार होता है 7, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 39, मतलब 39 होता है। अब सुनिएगा, इनका जो मुख्य कारण था, डॉबरिनर ने जो अपना कारण बताया कि मैंने जो ये त्रिक बनाया है ये किस आधार पर बनाया है वो सुनिएगा। क्या कारण रहा, क्या कारण है, इनके पीछे मुख्य कारण क्या है वो सुनो। तो इन्होंने कहा कि प्रथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब आने वाली है, प्रथम व तृतीय तत्व, प्रथम व तृतीय तत्वों का परमाणु भार, परमाणु भारों का औसत, बड़ी ही काम की बात बता रहा हूं मैं अभी आपको, समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखने के बाद आपको अवश्य बताऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने नियम दिया। परमाणु भारों का औसत द्वितीय तत्व के, द्वितीय तत्व के परमाणु भार, परमाणु भार के बराबर होगा, बराबर होगा। ये बात बताई थी किसने, डॉबरिनर ने। बहुत ही अच्छी लाइन है, इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो ये सारे के सारे आपको त्रिक नियम समझ में आ जाएंगे। इसके बाद मैं आपको इस डॉबरिनर के त्रिक नियम के आधार पर एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम व तृतीय तत्वों का परमाणु भार का औसत निकालो और वो दूसरे तत्वों के परमाणु भार के बराबर होना चाहिए। यह था डॉबरिनर का त्रिक नियम का मुख्य कारण, मुख्य कारण यही था। अब यहां पर सुनिएगा, हमने यहां पर देखा लिथियम का परमाणु भार कितना है 7 और पोटेशियम का परमाणु भार कितना है 39 है। तो मैंने कहा इन दोनों का प्रथम और तीसरे का क्या निकाल लो, औसत निकालो। तो औसत का मतलब क्या होता है, इन दोनों का योग बटा 2। तो आपने क्या किया, 7 और 39 को जोड़ा और भाग किसका दे दिया, 2 का दे दिया। यह हो गया इसका औसत। 39 और 7 को जोड़ लीजिएगा और जोड़ने के बाद आप भाग किसका दे दो, 2 का भाग दे दो। जैसे ही आपने 2 का भाग दिया, अब आप समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पर आपको क्या कहना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा कि जो डॉबरिनर ने त्रिक नियम दिया इसमें प्रथम और तृतीय तत्वों के परमाणु भारों का औसत निकालिएगा और वो औसत आएगा आपके दूसरे तत्वों के परमाणु भार के बराबर। अब यहां पर आपने प्रथम और तृतीय तत्वों के परमाणु भारों का औसत निकाला तो रिजल्ट आया 23 और दूसरा जो तत्व है आपका सोडियम, और सोडियम का भी परमाणु भार कितना है 23 है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर इन्होंने जो नियम दिया, डॉबरिनर ने कहा कि इस तरह हम तत्वों को व्यवस्थित कर लें ताकि आगे अध्ययन में क्या रहे, सुविधा रहे, इसलिए इन्होंने इस विधि का उपयोग किया। तो इसमें देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में भी इस प्रकार की बातें लागू होती है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये जो लिथियम है, इससे पहले हमने नाम सुना है एक हाइड्रोजन का और एक सुना है हीलियम का, तो डॉबरिनर ने के ऐसी क्या समस्या हो गई कि इसको भी छोड़ दिया इसने, इसको भी छोड़ दिया, सीधे लिथियम की ओर आप पहुंचे। इसका कारण क्या है तो सुनिए, लिथियम तो बेचारा अस्थायी है। आप आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में भी अभी तक इसको स्थान नहीं मिला है, ये ऐसे ही भटकता रहता है। लेकिन दूसरी बात है हीलियम का। अब आपका क्वेश्चन होगा हीलियम का क्या दोष है, इसको क्यों छोड़ा, तो सुनिएगा, हीलियम नियॉन, आर्गन, ये सारी की सारी साथियों अक्रिय गैसें हैं। क्या है,
अक्रिय गैसें। आपका क्वेश्चन होगा तो क्या हुआ, अक्रिय गैसों को हम नहीं ले सकते क्या? जी ले सकते हैं, अक्रिय गैसें हैं और अक्रिय गैसों की तब तक साथियों खोज नहीं हुई थी। हम ले सकते हैं लेकिन अक्रिय गैसों की उस वक्त खोज नहीं हुई थी जब डॉबरिनर ने अपना ट्रिपलेट लॉ दिया था। उस वक्त अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तब नंबर किसका लगता है? तब नंबर लगता है भाई साहब लिथियम का। और लिथियम से इन्होंने अपना ट्रिपलेट लॉ स्टार्ट किया और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तक एक त्रिक नियम बताया, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम का त्रिक नियम बताया और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से बना दिया। अब क्वेश्चन क्या आता है? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर एक प्रश्न यहां से आ चुका है और भी आते रहेंगे। देखिएगा इसमें कैसा प्रश्न बनता है। प्रश्न यह बनेगा कि निम्न में से डॉबरिनर के त्रिक नियम की पालना कौन सा नहीं कर रहा है, या निम्न में से कौन सा डॉबरिनर का त्रिक नियम नहीं है। सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 2 आपको दे रखा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और 3 ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखिएगा ये हैलोजन गैसें हैं। अब यहां से प्रश्न उठता है, एक ऑप्शन दे दिया आपको ये, जब आप इस नियम की पालना करोगे, आई रिपीट, जब आप इस नियम की पालना करोगे तो अक्रिय गैसों में भी यह नियम लागू हो रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब डॉबरिनर ने अपना ट्रिपलेट लॉ दिया था उस वक्त अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो डॉबरिनर का त्रिक नियम है इसके अंदर इसे शामिल नहीं कर सकते। उस वक्त आप जब एग्जाम के अंदर जब अपना ये लॉ फॉलो करोगे, ये नियम फॉलो करोगे कि परमाणु भार प्रथम और तीसरे का निकाल लें, इनका औसत निकाल लें, वो दूसरे के बराबर आ जाएगा ही इस अक्रिय गैसों के अंदर भी। लेकिन डॉबरिनर ने जब खोज की थी उस वक्त अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो हम कह सकते हैं जो डॉबरिनर के त्रिक नियम कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक हो गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आशा करूंगा कि आपको डॉबरिनर के त्रिक नियम के संबंध में सारी बातें पता चल गई होगी। अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको यह भी बता दिया तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपका जवाब हुआ अध्ययन की सुविधा हेतु हमें आसानी से अध्ययन मिल जाए तत्वों का, आसानी से हम इसको सरल भाषा में बता सकें। और उसके लिए सबसे पहले पांव रखा था डॉबरिनर ने 1817 और 18 की बात कर रहे हैं। उस वक्त इन्होंने ट्रिपलेट लॉ दिया था जिसको हम डॉबरिनर का त्रिक नियम कहते हैं। और ये सारी बातें क्या कारण था वो मैंने आपको बता दी है। आशा करूंगा कि यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं ले चलता हूं आपको अगले वैज्ञानिक जो आते हैं डॉबरिनर के बाद, उनका नाम है न्यूलैंड। भाई साहब आवर्त सारणी के अगर मैं बात करूं, ये टॉपिक एक ऐसा स्पेशल टॉपिक है, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम जिसके अंदर आपके सिलेबस में जनरल साइंस का वेटेज दे रखा है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आवर्त सारणी एक ऐसा स्पेशल टॉपिक है, उसमें तो यहां से प्रश्न आते हैं। डॉबरिनर का त्रिक नियम हो या न्यूलैंड का अष्टक नियम हो, मैंडलिप की आवर्त सारणी हो, आधुनिक आवर्त सारणी हो, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहां से आने की संभावना बनती है। और भाई साहब जो आरआरबी या रेलवे की मैं बात करूं तो उनके लिए तो ये स्पेशल है, उनके लिए ये तो गोली है। इनको नहीं लोगे तब तक इनका भवसागर पार नहीं होने वाला है रेलवे के अंदर। क्योंकि रेलवे के अंदर कभी कभार आप लोको पायलट वाला जो एग्जाम हुआ था पिछला, उसको देख करके आप इसकी तुलना कर सकते हो कि आवर्त सारणी के कितने प्रश्न आ चुके हैं। 6 या 7 प्रश्न सीधे के सीधे प्रश्न इसी के पूछे गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी के। कभी कुछ पूछ लिया जाता है, कभी कुछ पूछ लिया जाता है। तो अपन को चारों तरफ से तैयारी रखनी है कि चाहे आवर्त सारणी का कैसा भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाए और आप मेरे से जुड़े हो, आपके अपने परिवार से जुड़े हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस टॉपिक को हमने छेड़ा है उस टॉपिक का एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं बनेगी। साथियों सारे के सारे प्रश्न पूरा निचोड़ निकाल करके अपन रख देंगे। आपका साथ रहा और मैं मेरा पूरी एनर्जी के साथ जितनी भी टॉपिक है, जिस टॉपिक को छेड़ा है उस टॉपिक के पूरा जुलूस निकाल कर रख दूंगा। साथियों आपका काम बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने साथी जितने भी अपने मित्र हैं घुमा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई बातें
कितनी समझ में आ रही है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वो भी आप बता सकते हो, ताकि मैं भी कुछ सुधार करके आपके लिए कुछ नया रूप लेकर आऊं। साथियों, आगे की बात करते हैं। डॉबरिनर के त्रिक नियम के बाद अपना एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है साथियों न्यूलैंड। न्यूलैंड जी आते हैं 1865 में। सन ज़्यादा आपको याद नहीं रहे तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी को याद रहता है तो रख सकते हो कि न्यूलैंड कब आए थे, डॉबरिनर कब आए थे, लेकिन आपको इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें जो याद रखनी है वो रखनी है कि किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। अपवाद के रूप में जो बातें बताऊंगा वो याद रखनी है, ताकि आपको नियम आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिएगा, डॉबरिनर अपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। अब मैं आपको ले चलता हूं न्यूलैंड के नियम के ऊपर। न्यूलैंड आए थे 1865 में। इन्होंने अपना एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। बहुत ही शानदार नियम दिया था, समझने का प्रयास कीजिए मित्रों। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इस नियम के अंदर कहा क्या गया था वो अपन आज जानेंगे। न्यूलैंड ने अपना एक नियम दिया जिसको इन्होंने कहा अष्टक नियम। अष्टक का मतलब 8। अब इन्होंने क्या किया, तत्वों की तुलना। इन्होंने क्या किया, तत्वों की तुलना संगीत के सुरों से कर दी। संगीत के सुरों से की। अब इन्होंने ट्रिपलेट नियम नहीं दिया, इन्होंने दिया था अष्टक नियम, और अष्टक नियम के अंदर इन्होंने जो तत्वों की तुलना है वो संगीत के सुरों से कर दी। प्रश्न आता है यहां से कि न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम किन से तुलना की, तो आपका जवाब होगा संगीत के सुरों से की। अब संगीत के सुरों से किस प्रकार से, आपने संगीत के सुर नाम सुने होंगे, शा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और शा। क्या मतलब हुआ, यह है संगीत के सुर। सा रे गा मा पा धा नी शा, शा नी धा पा मा गा रे शा। शा रे गा मा पा धा नी ता सा नी धा पा मा गा रे शा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, कहीं आप रटने बैठ जाओ कि सारे गा मा पा धा नी ता हमारे एग्जाम के अंदर आएगा, जी नहीं। आपको यह समझना है कि जो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था वो किसके आधार पर है, तो आपका जवाब होगा संगीत के 7 सुरों के आधार पर है। और इसके अंदर इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से, किस प्रकार से प्रथम संगीत का सुर 8वें संगीत के सुर के साथ क्या दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है आपको कुछ। इन्होंने अपने नियम के अंदर, अपने अष्टक नियम के अंदर कहा कि प्रथम जो संगीत का सुर है वो 8वें संगीत के सुर के साथ समानता दर्शा रहा है। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि जो तत्व है वो भी प्रथम जो तत्व होगा वो 8वें के साथ क्या दर्शाएगा, 8वें के साथ समानता दर्शाएगा। उसी प्रकार से इन्होंने लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। यहां से किसी को डाउट लग सकता है कि पहले आपने ट्रिपलेट लॉ के अंदर वहां पर 7 लिखा था, नोट कीजिएगा, मैंने आपको वहां पर 7 बताया था, वो परमाणु भार था लिथियम का, और ये इसका क्या है, क्रम है, इसका नंबर है। और यहाँ पर इसका नंबर आता है 11 पर, और इसका नंबर कितने पर आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप समझ गए होंगे, आराम से आप परमाणु क्रमांक भी बता सकते हैं। मैंने कहा था इनका अंतराल कितना आ रहा है, 11-3, 11-3 8 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि लिथियम है, ये किसके साथ समानता दर्शाएगा, सोडियम के साथ समानता दर्शाएगा। उसी प्रकार से
जो सोडियम है वो किसके साथ समानता दर्शाएगा, वो पोटेशियम के साथ समानता दर्शाएगा। 11 ये और 11 और 8 कितने हो गए, 19। कहने का मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 19 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है उसमें इन्होंने कहा कि जो संगीत के जिस प्रकार से सुर जो होते हैं, प्रथम जो सुर होता है वो 8वें के साथ समानता दर्शाता है, उसी प्रकार तत्वों का प्रथम जो तत्व होगा वो 8वें तत्व के साथ समानता दर्शाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने बातें बताई। किसने बताई थी, न्यूलैंड जी ने बताई थी। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब यहाँ से प्रश्न आता है और वो क्या आता है, देखिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कैल्शियम कितने पर आता है, 20 पर आता है। मैग्नीशियम कितने पर आता है, पोटेशियम के बाद, सॉरी सोडियम के बाद। और ये कितने पर आता है, लिथियम के बाद, है ना, 4। अब देखिएगा इसमें अंतर कितने का है, 8 का। इसमें अंतर कितने का है, 8 का है। लेकिन आगे न्यूलैंड जी नहीं जा पाए, गाड़ी फंस गई। क्यों, क्योंकि 8 सेट नहीं हो रहा था, है? सब में 8 सेट थोड़ी होगा। उन्होंने अपना शुरुआत की थी अष्टक नियम से और 8 बनाते गए, लेकिन 8 फिर आगे काठा हो गया, आगे जा ही नहीं रहा है। तो प्रश्न यहां से आता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक सीमित रहा, तो आपका जवाब होगा कैल्शियम तक सीमित रहा। कहां तक सीमित रहा, कैल्शियम तक सीमित रहा, आगे यह नियम नहीं बढ़ पाया। और एक प्रश्न यहां से यह आता है कि न्यूलैंड जी के समय, जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था, उस वक्त कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो इसका जवाब होगा 56 तत्व विद्यमान थे। कितने तत्व विद्यमान थे, 56 तत्व विद्यमान थे। यह प्रश्न आ चुका है और भी आता रहेगा, तो नोट कीजिएगा, एक बार इसको डब्बे में पैक कर दीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे कि न्यूलैंड के अष्टक के समय, जब न्यूलैंड जी ने अपना अष्टक नियम दिया था, उस वक्त कितने तत्व खोज हो चुके थे। उस वक्त 56 तत्व विद्यमान थे प्रकृति के अंदर। लेकिन न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक सीमित रहा, न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक सीमित रहा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की थोड़ी कोशिश करना, क्योंकि प्रश्न कभी आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक सीमित रहा, और जल्दबाजी के अंदर आप 56 डाल करके आ जाते हो। न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक नियम दिया था, उस वक्त 56 तत्व ज्ञात थे प्रकृति के अंदर, लेकिन जो अपना 8 बनाया था वो 8 कैल्शियम तक सीमित रहा, आगे ये नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इनकी जो समानता है वो आगे आने वाले तत्वों में वो समानता नहीं मिल रही थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। न्यूलैंड के बारे में ज़्यादा आपको बेजामारी नहीं करनी है। आपको ये याद रखना है, न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम 1865 के अंदर दिया। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंदर इन्होंने संगीत के सुरों से तत्वों की तुलना कर दी, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा संगीत का प्रथम तत्व 8वें तत्व के साथ समानता दर्शाता है, उसी प्रकार से जो तत्व होंगे वो भी क्या करेंगे, समानता दर्शाएंगे। आशा करूंगा कि यहाँ तक आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें आपको समझ में आई होगी। साथियों, अगर आ चुकी हैं तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स साथ में बनाते रहें, और अक्सर अगर छोटे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो में थोड़ी बड़े बड़े लिखूं, और बड़े हैं तो भी बता देना, ताकि थोड़े शॉर्ट कर दूं, ताकि अपने बोर्ड क्या है, बोर्ड के अंदर थोड़े बड़ा बोर्ड नहीं है, छोटा बोर्ड है, और उसके अंदर लिखने में क्या होती है, थोड़ी दिक्कतें होती है। तो आप जैसे कहोगे वैसे लिखूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जल्दबाजी के अंदर बड़े ही लिखूं, आपकी जैसी इच्छा रहेगी वैसे अपन लिखेंगे, ठीक है। समझ में आना चाहिए, अपना पहला टारगेट है समझ में आना चाहिए। जो बातें बता रहा हूं वो समझ में जरूर आएगी, और समझ में आने का मतलब ये थोड़ी है कि एक बार पढ़ लिया समझ में आ जाएगा। जिस किसी को एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स बनाइएगा और नोट्स को 2 बार 3 बार रिपीट मारिएगा, अपने आप आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब ले चलता हूं मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वैज्ञानिक, जिसका नाम है साथियों मेंडलीफ। मेंडलीफ ने अपनी एक नियम कहें या आवर्त नियम कहें, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ये नोट कीजिएगा, सीधा का सीधा प्रश्न आता है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं। इन्होंने तो क्या किया, पहले डॉबरिनर ने आया था, डॉबरिनर आए थे और उन्होंने एक अपना त्रिक नियम देकर के चले गए, और न्यूलैंड जी आए थे,
वो अपना आठा दे करके चले गए थे, लेकिन जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ ने आठा त्रिक्का कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि भाई साहब तत्वों को तो सही व्यवस्थित करना पड़ेगा, ऐसे आठान तुक्का लगाने से थोड़ी चलेगा का। तो क्या करें? तो मेंडलीफ ने कहा इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि हमारे अध्ययन में सुविधा रहे। कैसे? अब अपन बात करते हैं मेंडलीफ और मेंडलीफ ने जो अपना लॉ दिया था, मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया था, इसलिए इसे कहते हैं आवर्त का जनक कहा जाता है। किसको? मेंडलीफ को। मेंडलीफ ने क्या किया था? मेंडलीफ ने तो भाई साहब इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया इनको, ऐसे तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया। आवर्त सारणी बनाई इन्होंने, और आवर्त सारणी के अंदर जब आगे अपन पढ़ेंगे, आगे आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी आएगी हेनरी मोजले की, और हेनरी मोजले भी इसकी नकल करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इनको कहते हैं आवर्त सारणी का जनक, क्योंकि जो आवर्त का गाइडेंस देने वाले कौन थे? मेंडलीफ जी थे। तो मेंडलीफ ने अपना क्या दिया? मेंडलीफ ने अपनी एक आवर्त सारणी बनाई, और आवर्त सारणी के अंदर इन्होंने जो अपना अध्ययन किया था वो वर्ग और स्तंभ में किया था। किस में किया था? वर्ग और स्तंभ में। उन्होंने क्या किया था? अपनी आवर्त सारणी के अंदर 9 तो क्या बनाए? वर्ग बनाए। 9 क्या बनाए? वर्ग। 9 बनाए वर्ग और 7 बनाए स्तंभ, सॉरी आवर्त। क्या बनाए? 7 आवर्त और 9 वर्ग। अब होता क्या है? 9 और 7 क्या होता है? आवर्त का मतलब हुआ क्षैतिज पंक्ति। आवर्त का मतलब क्या हुआ? क्षैतिज पंक्ति। ये नोट करें, कहीं एग्जाम के अंदर यहां पर आपको डाउट मिलेगा, क्षैतिज पंक्ति, क्योंकि वहां पर भ्रमित करने के लिए प्रश्न कैसा भी दे सकता है। और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी, जैसे ऊपर से नीचे इस प्रकार से आप जाओगे तो वो क्या होगा? वर्ग होगा। जिस प्रकार से ये जो लाइन जा रही है ये क्या है? वर्ग है। उसी प्रकार से ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, पांचवां वर्ग, छठा और सातवां। कितने वर्ग जाने हैं? 9 वर्ग। और ये 8वां और ये 9वां। इस प्रकार से इन्होंने क्या बनाए? वर्ग बनाई। 9 तो क्या बना दिए? वर्ग। यहां पर मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से वर्ग, ठीक है? ये इस प्रकार से वर्ग, क्योंकि वर्ग में क्या है? ये खड़ी लाइन है। ऊर्ध्वाधर जो होंगे वो क्या होंगे? वर्ग होंगे। और क्षैतिज जो है 7 आवर्त बनाए, 1 2, ये जा रही है लाइन क्षैतिज रूप में, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये छठी और ये 7वीं। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया काम। तो इस प्रकार से मेंडलीफ ने, अब प्रश्न कैसा बनेगा वो भी मैं बातें बताऊंगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बनाई है। तो मेंडलीफ ने क्या किया था? 9 तो आपने वर्ग बना दिए और 7 क्या बना लिए? आवर्त बना लिए। 7 आवर्त का मतलब हुआ, इस प्रकार से जाओगे तो आवर्त। प्रश्न आता है यहां से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, छठा और 7वां। ऐसे क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर लाइन को वर्ग कहते हैं। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रुप, या इसको वर्ग कह सकते हैं। क्योंकि कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि आवर्त में तत्वों के जो आवर्त होता है उसमें किस से किस तरफ जाते हैं, तो आप कहोगे आवर्त में हमेशा किस तरफ जाएंगे? आवर्त में हमेशा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आवर्त के अंदर ऊपर से नीचे। आवर्त होता क्या है? क्षैतिज लाइन होती है, और क्षैतिज लाइन में कभी ऊपर से नीचे नहीं होता है। तो ये बातें थी नॉर्मल आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। सबसे पहला प्रश्न, आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ जी को कहते हैं। और आवर्त सारणी के अंदर जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी
उसके अंदर 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। अब प्रश्न महत्वपूर्ण आता है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई थी, उसका जवाब क्या होगा सुनिएगा। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तत्वों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सुनिएगा, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। इन्होंने कहा कि पहले बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ, पहले आप छोटे जिसकी परमाणु भार कम है उसको सेट कीजिए, उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे तत्वों का परमाणु भार बढ़ रहा है वैसे वैसे आप उन तत्वों को व्यवस्थित करते रहिए। ये किसने कहा था, ये बात कही थी मेंडलीफ ने। प्रश्न यहां से आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई थी, और ऑप्शन उसके अंदर दे रखे होंगे, परमाणु संख्या, परमाणु भार, 3 नंबर ऑप्शन पहला और दूसरा, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या होगा वहां पर, परमाणु भार के आधार पर बनाई गई है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, नोट कीजिएगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इनकी आवर्त सारणी के अंदर 9 वर्ग और 7 आवर्त है। आशा करूंगा कि यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ने के बाद, अभी यह आवर्त सारणी पूरी नहीं हुई है, इसके अंदर अब आपको बहुत सारी बातें भी देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी वो सुनिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर तत्व कितने थे, अब आप हिसाब लगा सकते हो, गणना कर सकते हो, रटने की जरूरत ही नहीं है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर 9 और 7 क्या है, 9 वर्ग है, 7 आवर्त है। अब मेरा सवाल है आपसे, मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर तत्व कितने हैं, तो तत्व होंगे 63 तत्व। कितने, 63। क्यों, अब देखो, क्योंकि आवर्त सारणी तो पूरी इस तरह बन गई वर्ग के रूप में। अब यहां पर तत्व आएगा, यहां पर भी आएगा, ये पूरे कौमे कितने हो गए आप अंदाजा लगा सकते हो। ये तो हो गए 9 और ये हो गए 7, 9 में 7 कितने होंगे, 63 हो गए। इसका मतलब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा नहीं हकीकत है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर तत्व कितने थे, तो तत्व 63 थे। एक लाइन और नोट कीजिएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु भार में, तत्वों के परमाणु भार में वृद्धि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वृद्धि होती है। जैसे जैसे आप आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं जाओगे तब आपको परमाणु भारों में क्या मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी। जैसे जैसे आप इस दिशा में जाओगे तो परमाणु भारों में क्या मिलेगी, आपको वृद्धि मिलेगी। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि इनकी भी दिक्कत खड़ी हो गई। इनकी दिक्कत कहाँ खड़ी हो गई, दिक्कत आ गई भाई साहब इनकी भी। जैसे न्यूलैंड जी के आई थी कैल्शियम तक सीमित रहा, कैल्शियम के बाद अष्टक नहीं बना पाए, उसी प्रकार से मेंडलीफ की दिक्कत खड़ी हो गई कि कोबाल्ट और निकल, नोट कीजिएगा साथियों, कोबाल्ट और निकल, स्टार लगा देना। कोबाल्ट और निकल तक जब गाड़ी इसकी गई तब यहाँ पर भी बेजामारी हो गई। वो क्या हो गई, देखिए कि जो इनका नियम था वो है परमाणु भार के आधार पर और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया मेंडलीफ की आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु भार में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर जब कोबाल्ट और निकल की बात करें साथियों, बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ, पहले कोबाल्ट आ रहा है उसके बाद निकल आ रहा है। इसका मतलब परमाणु भार जो होगा इन दोनों के अंदर किसका ज्यादा होना चाहिए, निकल का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो गई, यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट का ज्यादा हो गया। इसका मतलब हुआ यहाँ पर इनके लिए नियम फेल हो रहा है। तो यह भी नोट कीजिएगा कि कोबाल्ट और निकल तक आए तब इनका ये नियम लागू नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज और नोट कीजिएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने एक भविष्यवाणी भी की थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भविष्यवाणी यह की गई थी कि आगे आने वाले तत्व, जितने भी आगे आएंगे तत्व, उनके लिए उन्होंने क्या छोड़ दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया। नोट कीजिएगा, रिक्त स्थान, खाली स्थान छोड़ दिया। आगे एका लगा करके छोड़ दिया,
और एक का लगा करके छोड़ दिया और भविष्यवाणी की थी कि आगे जितने भी वैज्ञानिक आएंगे खोज करेंगे, भले ही कर लेना तत्वों की, लेकिन इनकी जगह ही आएंगे, और इनकी भविष्यवाणी भी सही साबित हुई साथियों। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। किसको? मेंडलीफ को। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये सारी की सारी बातें अपने इस क्लास के अंदर अध्ययन किया है। फटाफट एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कोई किसी को डाउट है तो वो साथी इसके अंदर जितना भी डाउट है वो मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहां दिक्कत आ रही है। हाँ, अब यहां से एक प्रश्न और आता है। न्यूलैंड जो इन्होंने क्या किया था, समानता यहां पर नहीं हुई, लेकिन फेरस, कोबाल्ट और निकल, एक प्रश्न यहां से आता है, फेरस, कोबाल्ट और निकल, इसके अंदर भी क्या है, इन तीनों की समानता है, तीनों ही एक जैसे है, लेकिन न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम के अंदर इनको भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। इन्होंने कहा भाई साहब फेरस को तो आप अलग ले लो और कोबाल्ट और निकल को क्या करो, अलग ले लो। ये बात किसने कही थी, ये बात न्यूलैंड ने कही थी, ये भी नोट करना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो अभी अपने पीछे पढ़ा था, अष्टक लो, उसके अंदर ये बात काम आती है कि कोबाल्ट, निकल और फेरस तीनों में समानता है, लेकिन इनको अलग अलग किसने किया था, न्यूलैंड ने किया था। और दिक्कत किसके आई थी, मेंडलीफ के आई थी। मेंडलीफ के कोबाल्ट और निकल के अंदर परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में ये नियम लागू नहीं हो रहा है। अब एक छोटी चीज और नोट कीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया था इन्होंने जो रिक्त स्थान छोड़ा था, क्या छोड़ा था, रिक्त स्थान छोड़ा था, और रिक्त स्थान के अंदर इन्होंने कहा कि जब आप भविष्य के अंदर जो तत्वों की खोज करोगे वो यहां पर आएंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा था एका बोरॉन, एका बोरॉन, एक तो ये एका बोरॉन, दूसरा आता है एका सिलिकॉन, और एक आता है एका सिलिकॉन, और एक आता है एका एल्यूमिनियम। एका सिलिकॉन, एका बोरॉन और एका एल्यूमिनियम। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है वो सुनिएगा। एका बोरॉन, इन्होंने कहा कि आगे आने वाले तत्व होंगे, उनकी जगह रिक्त स्थान छोड़ दिया और एक का लगा करके। अब यहां पर सुनिएगा, एका बोरॉन की जगह अब अगर जो नया तत्व आया है उसका नाम क्या है, एका बोरॉन। एका बोरॉन के बाद अब जो नया तत्व आया है आज की तारीख में उसका नाम है स्कैंडियम। क्या नाम है, स्कैंडियम। और एका सिलिकॉन, और एका सिलिकॉन की जगह क्या आ गया, जर्मेनियम आ गया। क्या आ गया, जर्मेनियम आ गया। और एका एल्यूमिनियम की जगह क्या आ गया, एका एल्यूमिनियम की जगह आ गया गैलियम। ये याद कीजिएगा साथियों, प्रश्न आता है यहां से भी कि एका बोरॉन की जगह अब जो आधुनिक तत्व है उसका नाम क्या है, स्कैंडियम। एका सिलिकॉन की जगह जो अब जो नया तत्व आया उसका नाम क्या है, उसका नाम है जर्मेनियम। और एका एल्यूमिनियम की जगह आया है गैलियम। और एक आएगा एका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और एका मैग्नीशियम की जगह क्या आ गया, वो भी याद रखिएगा, इसकी जगह आ गया टेक्नीशियम। टेक्नीशियम जिसको टीसी प्रतीक है इसका, ये चीज़ भी नोट करो साथियों। ऐसी बातें आपको ऑफलाइन क्लासों के अंदर भी नहीं देखने को मिलेगी। ये सारी बातें मैंने आपको भरोसा दिलाया, जो टॉपिक छोड़ूंगा, जिस टॉपिक को छेड़ूंगा उस टॉपिक का पूरा निचोड़ निकाल करके रख दूंगा, और वो आपके सामने अब साबित हो रहा है। एका बोरॉन की जगह स्कैंडियम आ गया, एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आ गया, एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आ गया, और एका मैग्नीशियम की जगह टेक्नीशियम आ गया। अब प्रश्न आता है, प्रश्न यह उठता है, क्या उठेगा कि एका बोरॉन की जगह आधुनिक तत्व क्या है, तो आपका जवाब होगा स्कैंडियम। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है यह आप रिवाइज मारिएगा, और आशा करूँगा कि आज मेरे द्वारा पढ़ाई गई आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगली जो अपनी क्लास रहेगी वो पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी पर रहेगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, और उस क्लास के अंदर आप अवश्य आएँ। और एक बात और नोट कीजिएगा मित्रों कि आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ने से पहले आज के वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया जाएगा, वो रहेगा डाउनलोड का, और डाउनलोड करनी है आपको पीरियोडिक टेबल।
और उस पीरियोडिक टेबल को डाउनलोड करके अपने पास किसी फोटोग्राफर पर फोटोकॉपी करवा करके ले आइएगा। जब अपन अगली क्लास पढ़ेंगे उस वक्त अपने पास रहनी चाहिए पीरियोडिक टेबल, क्योंकि 2 दिन लगेंगे पीरियोडिक टेबल पूरी होने में। और जब आपको ये पूरी क्लास समझ में आ जाएगी, जब पीरियोडिक टेबल आपके पास रहेगी और मैं आपको बोर्ड पर सामने स्पेशल तरीके से पढ़ाता रहूंगा, तो उसका साथियों मजा कुछ और ही होगा। तो उस क्लास को आप देखना ना भूलिएगा और लिंक पर क्लिक करके अपने मोबाइल के अंदर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पास में नजदीकी किसी फोटोग्राफर पर फोटोकॉपी करवा लें, ताकि अपने अध्ययन में भी सुविधा रहे। साथियों, आशा करूंगा कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक बार शेयर ठोक दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, गुड लक।